नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम केरला पुलिस एक्ट 2011 में अमेंडमेंट से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का फेडरल वाटर गवर्नेंस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 21 नवंबर को केरला के गवर्नर के द्वारा एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया जिसका नाम है द केरला पुलिस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। क्योंकि केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं थी, इस वजह से केरला के गवर्नर ने इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया। इस ऑर्डिनेंस के अनुसार केरला पुलिस एक्ट 2011 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 118A, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया ये तो साफ साफ एक अटैक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि केरला के सीएम ने स्टेटमेंट दी कि अभी फिलहाल हम इस ऑर्डिनेंस की इंप्लीमेंटेशन को होल्ड पर रख रहे हैं। है क्या ये सेक्शन 118A? एग्जैक्ट टेक्स्ट देखो, ये है। मतलब ये निकलता है कोई भी पर्सन कोई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट डालता है जिसको ऑफेंसिव माना जाता है या फिर डिफेमेटरी माना जाता है, मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल को डिफेम करने वाली माना जाता है कि इससे बेइज्जती हुई है, रेपुटेशन खराब हुई है किसी दूसरे इंडिविजुअल की, तो उस पर्सन को जिसने सोशल मीडिया पोस्ट डाली है और इवन वो पर्सन्स जिसने सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया है, उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 तक का भी फाइन हो सकता है। जब देखो इस अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो केरला की सरकार ने यह सफाई दी कि ये जो अमेंडमेंट है सिर्फ उनको टारगेट करती है जिनके द्वारा ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई हैं जो दूसरों को डिफेम करती हैं। किसी प्रकार की कोई रिपोर्टेज को निशाना नहीं बनाया जाएगा इस अमेंडमेंट एक्ट की सहायता से, और ना ही जो पॉलिटिकल कार्टून होते हैं, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उनके द्वारा बनाए गए कार्टून्स के लिए। लेकिन देखो ये जो दावे हैं ना, ये जो सफाई है केरला सरकार की, वो होलो है। होलो क्यों है? क्योंकि आप प्रोविजंस को जब ध्यान से देखोगे तो इतना वाइड एम्बिट दे दिया गया है पुलिस को कि वो आर्बिट्ररी मैनर में किसी को भी हरास करने के लिए इस अमेंडमेंट का सहारा ले सकते हैं। काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हैं इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट। सबसे पहला तो देखो श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये सेक्शन जो था आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A, ये क्रिमिनलाइज करता था अगर किसी ने ऑफेंसिव मैसेज भेजा है या फिर ऐसा मैसेज भेजा है जिससे दूसरे इंडिविजुअल को इनकन्वीनियंस हुई है, डेंजर हुआ है, इंसल्ट हुई है, दूसरा इंडिविजुअल डरा है, तो फिर उस इंडिविजुअल के इस एक्ट को जिसने मैसेज डाला है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था इस आईटी एक्ट 66A में। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन करते हुए बोला था कि इस सेक्शन का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि इसमें इनोसेंट मैसेजेस और ऑफेंसिव मैसेजेस दोनों कवर हो जाते हैं। चूंकि ये सेक्शन जो है क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता कि कौन से एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया गया है, इसलिए ये जो सेक्शन है सेक्शन 66A, ये संविधान द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने केरला पुलिस एक्ट के सेक्शन 118D को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, क्योंकि केरला पुलिस एक्ट के सेक्शन 118D में ये बोला गया था फ़ोन पर या फिर अपने डायरेक्टली वर्बल कमेंट से दूसरे पर्सन को परेशान कर रहा है इनडेसेंट मैनर में, तो ये एक ऑफेंस है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो ये तो हमने बात की जजमेंट की।
अब बात करते हैं डायरेक्ट क्रिटिसिज्म्स की, कि केरला पुलिस एक्ट का ये जो अमेंडमेंट था इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस अमेंडमेंट को मिसयूज किया जा सकता है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ स्कोर सेटल करने के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि ये अमेंडमेंट हम ला रहे हैं, केरला की सरकार कहती है ये अमेंडमेंट हम ला रहे हैं ताकि महिलाओं के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन भैया, आपने इतना कुछ डाला इस सेक्शन में, कहीं पर भी आपने वुमेन के अगेंस्ट साइबर क्राइम्स की बात कही ही नहीं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आर्टिकल 19 सेक्शन 2 के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखो, पुलिस के ऊपर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही आमतौर पर यह आरोप लगता है कि पुलिस महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। तो इस अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिनको लेके पुलिस को एक्ट करना होगा, तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम जो है वो कम बचेगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, पुलिस को सू मोटो पावर मिल जाएगी किसी के खिलाफ भी केस फाइल करने के लिए इस अमेंडमेंट की सहायता से। ये देखो, ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है बल्कि डिसेंट के भी अगेंस्ट है। मान लीजिए लेफ्ट की सरकार है अभी केरला में, और कोई केरला की लेफ्ट की सरकार को या फिर सीएम को क्रिटिसाइज करता है सोशल मीडिया पर, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है इस एक्ट की सहायता से। तो गलत है। ये सारे क्रिटिसिज्म हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्रिटिसिज्म है, जैसे काफ़ी ज़्यादा वेगली डिफाइंड है ये एक्ट और इसको कोग्निजेबल बना दिया गया है। जबकि देखो, क्रिमिनल डिफेमेशन से संबंधित जो केस होते हैं आईपीसी में वो नॉन कोग्निजेबल होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस देखो वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के एक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। समझ गए ना? मैं फिर से बोलता हूं। क्रिमिनल डिफेमेशन मतलब देखो, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल ए किसी दूसरे को बुरा भला कहता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे बी की रेपुटेशन डाउन हुई है, तो फिर बी जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है क्रिमिनल डिफेमेशन का, कि देखो मेरी रेपुटेशन खराब कर दी गई है, मुझे डिफेम किया गया है ए के द्वारा। तो पहले आईपीसी में प्रोविजन ये है, इंडियन पिनल कोड में, ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कोग्निजेबल हैं, मतलब पुलिस को वारंट की आवश्यकता है एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन केरला पुलिस एक्ट में इसे कोग्निजेबल बना दिया गया है। इससे भी ज्यादा देखो, क्रिमिनल डिफेमेशन से संबंधित केस सुप्रीम कोर्ट में चला था। क्या आईपीसी में क्रिमिनल डिफेमेशन से संबंधित जो सेक्शन है उसे हटा देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसे नहीं हटाना चाहिए। लेकिन केस तभी चलेगा एक्यूज्ड पर जब सामने वाला पर्सन जिसकी रेपुटेशन खराब हुई है वो कंप्लेंट फाइल करता है। समझ गए? इसके अलावा देखो, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये भी है, सिविल डिफेमेशन से संबंधित केसेस में 2 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी में, यानी इंडियन पिनल कोड में। लेकिन केरला पुलिस एक्ट में सिविल डिफेमेशन से संबंधित केस में 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह गलत बताऊं क्यों है? क्योंकि केरला ने अमेंडमेंट करके आईपीसी और सीआरपीसी को एक प्रकार से अमेंड करने का काम किया है ऑर्डिनेंस की सहायता से, जबकि ऐसा केरला के द्वारा नहीं किया जा सकता बिना प्रेसिडेंशियल एसेंट के। बिना प्रेसिडेंशियल एसेंट के कोई भी स्टेट आईपीसी और सीआरपीसी को अमेंड नहीं कर सकता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं केरला के गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेडरल वाटर गवर्नेंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में वाटर गवर्नेंस से संबंधित 2 बिल्स लोकसभा में पास हुए। एक तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 और दूसरा डैम सेफ्टी बिल 2019। पहले तो एक एक करके इन बिल्स के बारे में ही हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर आर्टिकल में फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले जानते हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। ये जो बिल है ये 1956 के इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को अमेंड करता है।
अगर इस बिल के मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें और कैसे ये डिफरेंट है 1956 के एक्ट से, देखो 1956 के एक्ट में प्रोविजन ये है, कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है और बोल सकता है कि इस रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट है, आप इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर ये वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करना होता था। बट बिल में प्रोविजन अब ये है, नए बिल में, जब कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा किसी वाटर डिस्प्यूट को लेकर, रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी गठित करेगी। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम ये होगा, टेबल पे बैठ के एमिकेबली, मतलब बिना लड़ाई लड़े, इस डिस्प्यूट का समाधान निकालना। मतलब दोनों पार्टी से, दोनों स्टेट्स जिनके बीच डिस्प्यूट है, उनसे बात की जाए और नेगोशिएशंस की सहायता से डिस्प्यूट को सोल्व किया जाए, ताकि ट्रिब्यूनल को गठित करने की आवश्यकता पड़े ही ना। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा एक्सपर्ट्स होंगे जिनके पास रेलेवेंट सेक्टर में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। इन एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में डिस्प्यूट में शामिल जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी एक एक मेंबर शामिल होगा इस कमेटी में। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी रिवर डिस्प्यूट में शामिल हैं, तो एक मेंबर इस कमेटी में तमिलनाडु का होगा और एक कर्नाटक का होगा, और 2 मेंबर्स जो होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे। जब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी गठित हो जाएगी तो इस कमेटी को 1 साल का वक्त दिया जाएगा कि आप नेगोशिएशंस के द्वारा जिन भी स्टेट्स के बीच ये रिवर वाटर डिस्प्यूट है उनका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। वैसे टाइम 1 साल दिया जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तय सीमा के अंदर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी। अगर तो देखो इस कमेटी के द्वारा डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया जाता है तो ठीक है, फिर तो कुछ बुराई है ही नहीं, कुछ दिक्कत है ही नहीं। बट मान लीजिए ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नेगोशिएशंस की सहायता से भी डिस्प्यूट को नहीं सोल्व कर पाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मामले को भेज दिया जाएगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया कमेटी ने कोशिश की, नहीं सोल्व कर पाई कमेटी डिस्प्यूट को, तो अब ट्रिब्यूनल के पास इस मामले को भेजा जाए। तय सीमा भी रख दी गई है। कमेटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पूरा मामला भेजना होगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को। इसके बाद ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। देखो 1956 के एक्ट के अनुसार जब भी 2 स्टेट के बीच कोई रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट होता था तो अलग अलग ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता था। जैसे कावेरी को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल है, सतलुज रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल है। लेकिन अब इस बिल में कहा गया है ट्रिब्यूनल एक ही होगा, लेकिन ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं। समझ गए? मतलब ट्रिब्यूनल परमानेंट रहेगा, ट्रिब्यूनल को डिसोल्व नहीं किया जाएगा। 1956 के एक्ट के अनुसार तो यूं होता था, जब भी किसी रिवर के पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर मामला आया, ट्रिब्यूनल गठित किया गया और जैसे ही मामला सोल्व हुआ वो ट्रिब्यूनल डिसोल्व कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ट्रिब्यूनल परमानेंट रहेगा। जब भी कोई नया मामला आएगा तो उसके लिए एक ब्रांच इस्टेब्लिश कर दी जाएगी, जब मामला सोल्व हो जाएगा उस ब्रांच को डिसोल्व कर दिया जाएगा। ऐसे काम चलेगा। और ऑलरेडी जो अभी मामले लटके हुए हैं विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के पास, वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे नए ट्रिब्यूनल को। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये ट्रिब्यूनल में होगा कौन कौन। ट्रिब्यूनल में देखो एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इसके अलावा 3 जुडिशियल मेंबर्स और 3 एक्सपर्ट्स, ये सब मेंबर्स होंगे। इनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद। और जब भी कोई ट्रिब्यूनल बेंच इस्टेब्लिश की जाएगी, उस ट्रिब्यूनल बेंच में चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन हुए, एक जुडिशियल मेंबर होंगे और एक्सपर्ट मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो 2 एक्सपर्ट्स अपॉइंट करेगा हर एक ब्रांच में, जो कि सर्व कर रहे होंगे सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस में। ये जो एक्सपर्ट्स होंगे ये बेंच को एडवाइस देंगे, एसेसर का काम करेंगे। हाँ, एक चीज़ देखो, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, मान लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूट है, तो कहीं ये सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस
के जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो तमिलनाडु से हुए या फिर कर्नाटक से हुए, तो ये इंडिपेंडेंट रूप से बेंच को एडवाइस नहीं दे पाएंगे। तो ये भी कंडीशन रख दी गई है कि जिन स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है उनसे संबंधित मेंबर नहीं होंगे ट्रिब्यूनल की ब्रांच में। जो असेसर होगा वो किसी तीसरे स्टेट से होगा जो डिस्प्यूट में शामिल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइमलाइन की, 1956 के एक्ट में प्रोविजन ये था कि ट्रिब्यूनल के पास जो भी मामला जाता था उसे ट्रिब्यूनल को, उसका वर्डिक्ट ट्रिब्यूनल को 3 साल के अंदर अंदर देना होता था। लेकिन इस टाइमलाइन को 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता था। बट देखो, अब जो बिल प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, उसके अनुसार ट्रिब्यूनल की ब्रांच को 2 साल के अंदर अंदर डिस्प्यूट पे वर्डिक्ट देना होगा, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 1 और साल के लिए। इसके अलावा देखो, 1956 के एक्ट के अनुसार एक बार मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, स्टेट को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो स्टेट फिर से जा सकता था ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल को इस बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर। बट नए बिल के अनुसार अगर ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट सुनाने के बाद ट्रिब्यूनल की ब्रांच ने वर्डिक्ट सुना दिया और फिर भी किसी स्टेट को क्लैरिफिकेशन है, तो वो स्टेट जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर अंदर। लास्ट में बात आती है ट्रिब्यूनल के डिसीजन की। देखो, 1956 के वर्डिक्ट के अनुसार एक बार मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फैसला पब्लिश करना होता था ऑफिशियल गजट में। तभी माना जाता था कि ये जो फैसला है अब इसको सुप्रीम कोर्ट के समान, सुप्रीम कोर्ट का जैसे वर्डिक्ट आता है वही पावर इस फैसले को प्राप्त है। बट बिल में अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है। बिल में कहा गया है एक बार ट्रिब्यूनल की ब्रांच ने फैसला सुना दिया मतलब वही फाइनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है ऑफिशियल गजट में। सबसे लास्ट में बात आती है डेटा बैंक की। देखो, 1956 के एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डेटा बैंक और इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करना होता है नेशनल लेवल पे हर एक रिवर बेसिन के लिए। बट बिल में प्रोविजन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई एजेंसी को अपॉइंट करेगी हर एक रिवर बेसिन के लिए डेटा बैंक मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी ऑलरेडी जो एजेंसी है उसको जिम्मेदारी दे देगी कि भैया आप हर एक रिवर बेसिन के लिए जो डेटा है वो मेंटेन कीजिए। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया जो बिल प्रेजेंट किया गया था 2019 में पार्लियामेंट में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। ये जो बिल हमने डिस्कस किया है ये पीआरएस की साइड से हमने डिस्कस किया है। आपको देखो, किसी भी बिल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप पीआरएस का एनालिसिस फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से एनालिसिस पीआरएस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखो, पीआरएस से ही हम डैम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डैम सेफ्टी बिल 2019 जो है, ये हमारे देश में वो डैम्स जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा नहीं है, या फिर कुछ डिजाइन के ऐसे डैम्स जिनकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में है, उनकी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजंस हैं इस बिल में। इस बिल में देखो, 2 नेशनल बॉडीज को गठित करने का प्रावधान किया गया है। एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जिसके फंक्शन होंगे डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से संबंधित पॉलिसीज बनाना, रेगुलेशंस करना, जबकि दूसरी जो नेशनल बॉडी होगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का काम होगा इंप्लीमेंट करना चीज़ों को। ये पहली वाली जो कमेटी होगी नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, इस कमेटी के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनको इंप्लीमेंट करने का काम होगा इस दूसरी बॉडी का, जिसका नाम होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसके साथ साथ देखो, स्टेट्स में भी इसी प्रकार की 2 बॉडीज इस्टेब्लिश की जाएंगी, एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट की ये बॉडीज अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करेंगी, जैसे कि डैम्स की सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। इवन बिल के साथ जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में नेशनल बॉडीज के और स्टेट कमेटीज के जो फंक्शंस हैं वो डिटेल से डिफाइन किए गए हैं। बिल के अंदर ये भी कहा गया है, अगर एक्ट बन जाता है और बाद में किसी सेक्शन का उल्लंघन किया जाता है तो 2 साल की सजा या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं।
तो ये हमने बात की डैम सेफ्टी बिल 2019 की, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और अब ये लोकसभा में पास हो चुका है। तो देखो, इन बिल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद राइटर ये बोलते हैं जो फेडरल वाटर गवर्नेंस है हमारे देश में, वो सिर्फ इन 2 बिल्स से संबंधित नहीं है। फेडरल वाटर गवर्नेंस में और भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म नेशनल वाटर सिक्योरिटी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है जैसा आपको पता है हमारे देश में, रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस और सबसे लास्ट में रिवर पोल्यूशन। ये सब भी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है फेडरल वाटर गवर्नेंस में। मतलब कि स्टेट्स और सेंटर को मिलकर काम करना है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ देखो, जो जल जीवन मिशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, इसका लक्ष्य ये है 2024 से पहले पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है हमारे देश के सभी रूरल हाउस होल्ड्स को। ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से संबंधित, उन सबको मर्ज कर दिया गया है इस जल जीवन मिशन में। और जो असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है इस जल जीवन मिशन के थ्रू स्टेट्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, वो देखो एक मौका है स्टेट्स के साथ मिल के काम करने का, ताकि फेडरल वाटर गवर्नेंस में जो भी कमियां हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। देखो, वैसे तो वाटर हमारे देश में एक्सक्लूसिवली स्टेट डोमेन में आता है। आप अगर देखोगे जो 7th शेड्यूल है संविधान का, तो उसमें स्टेट सब्जेक्ट है वाटर। बट देखो, एक स्पेसिफिक एंट्री इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस, ये 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 56। तो बड़ी दिक्कत है, वाटर स्टेट के अंडर आता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो इस वजह से हमारे देश में ना वाटर गवर्नेंस कभी भी अच्छे से हो नहीं इसकी। यूनियन लिस्ट में आने वाले एंट्री 56 यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस के तहत पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। बट हैरानी की बात देखो ये है, ये एक्ट बना के बस छोड़ दिया, लेकिन आज तक जब से ये एक्ट बना है आज तक कोई भी रिवर बोर्ड क्रिएट नहीं किया गया है इस लॉ के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न राइटर के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है, चूंकि देखो स्टेट, ये वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो अलग अलग स्टेट में वाटर संबंधित जो पॉलिसीज हैं वो अलग अलग हैं। ग्राउंड वाटर संबंधित पॉलिसीज का आप एग्जांपल लीजिए, पंजाब में ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने से संबंधित रूल्स अलग मिलेंगे, हरियाणा में आपको अलग मिलेंगे, यूपी में आपको अलग मिलेंगे। इवन देखो जो डेटा अवेलेबल है वो भी पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड है, कई सारी एजेंसीज का डेटा है और डेटा इतना एडिक्वेट भी नहीं है कि आप अच्छे से पॉलिसीज बना सको। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो आने वाले समय में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए स्टेट और सेंटर को अर्जेंटली आपस में कोऑपरेट करने की आवश्यकता है वाटर गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ही 21 मेजर सिटीज़ में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, जिससे 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। इवन देखो 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप के अनुसार 2030 में इंडिया में जितने पानी की आवश्यकता होगी उसका 50% पानी ही अवेलेबल होगा। वे फॉरवर्ड में 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो, वाटर एक ऐसा इशू है जो कई सारे स्टेक होल्डर्स को प्रभावित करता है। आम जनता को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन इसके अलावा किसान, अर्बन कम्युनिटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर हैं वाटर गवर्नेंस में। तो जॉइंट डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेक होल्डर काउंसिल का निर्माण होना चाहिए, सही फैसले ताकि लिए जा सकें। इसके अलावा मिहिर शाह कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। मिहिर शाह कमेटी ने यह कहा था सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर इशू दोनों को कवर करे। तो मिहिर शाह वाटर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा सेंटर स्टेट्स के साथ मिलकर काम कर सकता है क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को क्रिएट करने के लिए, ताकि डेटा गैदर किया जा सके। जैसा हमने आर्टिकल में शुरुआत में डिस्कस किया,
डेटा यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड डेटा अवेलेबल है जिसके बेस पे सही ढंग से डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। लेकिन जल जीवन मिशन ये एक मौका है सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन को आगे ले जाने का। क्यों? क्योंकि देखो जल जीवन मिशन में क्या है, पाइप्ड वाटर सप्लाई करना। वैसे तो ये काम स्टेट का है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पैसा दिया जा रहा है सेंटर के द्वारा, तो इसलिए स्टेट को भी मानना चाहिए कि सेंटर की सहायता से मिल के हम वाटर गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब क्या है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का? जब देखो हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं यानी मेडिसिन लेते हैं ताकि उन बैक्टीरियाज को और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जा सके जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर वो बैक्टीरियाज या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो एक प्रकार का रेसिस्टेंस डेवलप कर लें, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर लें जिससे उन पर एंटीबायोटिक्स का यानी मेडिसिन का असर होना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा? इन्फेक्शन तो देखो चलता ही रहेगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने डिस्ट्रॉय किया ही नहीं उन बैक्टीरिया को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। होता क्यों है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? मेनली 6 रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी उन मेडिसिन का ओवर यूज जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, पेशेंट्स काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स के कोर्स को पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तीसरा, आजकल देखो लाइव स्टॉक्स के लिए और इवन फिशेस के लिए, मछलियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। और एक बार अगर एनिमल्स में और फिशेस में एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में भी एंटर कर सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट की सहायता से, या फिर मछलियों को, एनिमल्स को खाने के लिए भी ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाता है और ह्यूमन बींग्स में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप कर देता है। इसी से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन सामने आई। पशु पक्षियों के लिए मेडिसिन डेवलप करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जोइटिस। ये कंपनी इंडियन फार्मर्स को, पोल्ट्री फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं, ऐसे किसानों को एंटीबायोटिक्स बेच रही थी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ जल्दी से हो। यूएसए ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तौर पे बोल दिया था कि आप एंटीबायोटिक्स को नहीं बेच सकते ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। यूएसए ने बैन लगा दिया था। लेकिन इंडिया में आपको पता है रेगुलेशन थोड़ा वीक है, तो ये कंपनी अभी भी धड़ल्ले से हमारे देश में पोल्ट्री फार्मर्स को बेच रही है एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर। लेकिन सोचने वाली बात ये है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बाउंड्रीज देख के तो नहीं डेवलप होता। ये यूएसए की मुर्गी है या फिर इंडिया की मुर्गी है, एंटीबायोटिक्स तो डेवलप होगा ही ना। खैर, हम चौथे रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। नई एंटीबायोटिक्स को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा रीजन हाइजीन, पुअर सैनिटेशन, इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और सबसे लास्ट में छठा रीजन पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, जिसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, इसे आप सातवां रीजन भी वैसे कह सकते हो, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट, वो खुले में छोड़ दिया जाता है। खुले में छोड़ने से भी ड्रग रेसिस्टेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं खुले में, और खुले से फिर ह्यूमन बींग्स में एंटर कर जाते हैं। तो ये 7 रीजंस आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता क्यों है। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स के लिए अलग से सजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स के लिए अलग से हैं और विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए अलग से हैं। पहले बात करते हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या सजेशन हैं। देखो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए
और जो पेशेंट्स हैं उनके हाथ बार बार धुलवाए जाएं, उनको एनकरेज किया जाए। वैक्सीनेशन जो दी जाने वाली है पेशेंट्स को वो अप टू डेट हो, ऐसा नहीं कि एक बार मेडिसिन दी गई बाद में भूल गया हेल्थ वर्कर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स को अगर देने की आवश्यकता होती है पेशेंट को तो टेस्ट किया जाए कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या फिर नहीं। अगर ज़रूरत हो तभी दी जाए, अन्यथा नहीं। और बिल्कुल राइट डोज में दी जाए, ना ज़्यादा दी जाए और ना कम दी जाए, और बिल्कुल राइट ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाएं पेशेंट्स को। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए क्या सजेशंस हैं? देखो, सिर्फ डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तभी एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम किया जाए। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल की दुकान पर जाओ और एंटीबायोटिक्स खरीद के लेना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करो तो उस कोर्स को कंप्लीट करो जो डॉक्टर ने बताया है। कभी भी पुराने छूटे हुए एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम मत करो, एंटीबायोटिक्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करो, और इन्फेक्शंस को होने से बचाओ, जैसे रेगुलरली हाथ धोना, ये नॉर्मल सी बातें हैं। विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स के लिए क्या सजेशंस हैं WHO के? नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक सर्विलियंस सिस्टम होना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैकेनिज्म दुरुस्त होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना और क्वालिटी को भी रेगुलेट करना, सबसे लास्ट में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सजेशंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और उन स्टेप्स की इफेक्टिवनेस क्या है। सबसे पहला स्टेप सरकार की तरफ से ये लिया गया, सरकार ने इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स को डाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल H1 के अंदर। देखो, शेड्यूल H1 मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो केमिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते। तो सरकार ने सबसे पहले ये किया, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है सरकार का ये स्टेप ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज ऐसी हैं जो अभी भी शेड्यूल H1 ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देती हैं कस्टमर्स को। और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो इस बारे में रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, 2017 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से कहा गया था, देखो हम इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए एज ए ग्रोथ प्रमोटर ना हो, लेकिन इस फ्रंट पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2017 के नेशनल एक्शन प्लान में सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि फार्मास्यूटिकल फर्म्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स को खुले में ना छोड़ा जाए, इसके लिए भी हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो मैसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को बहा देती है लोकल लेक्स में, रिवर्स में, सीवर्स में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। इवन सीवेज में भी एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस को मॉनिटर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस हमने डिस्कस की। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो अब तो सरकार को जागना होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ अब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा है। 2013 के एक डेटा के अनुसार हर साल 58,000 न्यू बोर्न्स यानी नए पैदा हुए बच्चों की डेथ हो जाती है सेप्सिस की वजह से। सेप्सिस देखो एक ऐसा डिजीज़ है, जब एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है शरीर में तो उस समय एंटीबायोटिक्स की वजह से जलन होने लगती है पूरे शरीर में, और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शरीर के कई सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो सेप्सिस की वजह से हर साल 58,000 न्यू बोर्न्स मर जाते हैं। इसीलिए सरकार को एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद लास्ट में राइटर के द्वारा वन हेल्थ अप्रोच की बात की जाती है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से लड़ने के लिए। वन हेल्थ अप्रोच देखो ऐसी अप्रोच है जिसमें ऐसे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल सेक्टर्स आपस में काम करते हैं ताकि बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम को अचीव किया जा सके। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है 1950s में वन हेल्थ अप्रोच का सहारा लिया गया था क्यासनर फॉरेस्ट डिजीज़ यानी KFD जो डिजीज़ है इसके सोर्स को डिस्कवर करने के लिए। ये जो डिजीज़ है इसमें देखो बुखार होता है, इवन कोविड-19 से भी भयंकर। तो इस डिजीज़ के सोर्स को डिस्कवर करने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में मिल के काम किया था, मिल के कम्युनिकेट किया था, जैसे वायरस रिसर्च सेंटर जिसे आज
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, WHO, इसके साथ साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये डायरेक्टली हेल्थ से नहीं डील करती हैं, तो अलग अलग सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब मिल के काम करती हैं बेटर हेल्थ आउटकम को अचीव करने के लिए, उसे कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन तीनों को हम एक साथ लेके चलें तो फिर इसके हम काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। जैसे एक तो यही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को अवॉइड करना। इसके साथ साथ देखो जूनोटिक डिजीज जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19, सारस, MERS, बर्ड फ्लू, ये वो डिजीज़ हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में फैले हैं। तो इनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वन हेल्थ अप्रोच को अपनाते हैं। वन हेल्थ अप्रोच देखो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को एक साथ आने का और मिल के काम करने का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और उसको प्रिवेंट करने के लिए वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।